उसमें जा रहा है तो पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा एंगल बना रहा है वहाँ पे। तो मैम ये बी आई टी आई के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एंगल नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, टी आई से परपेंडिकुलर ही होगा। ये 3 डायमेंशन आपके सामने एक्सिस है ना। हम इधर की जगह उधर अगर ले ले एक्सिस तो क्या इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी ना। ये दिख ऐसे रहा है लेकिन है तो ये एक्चुअल में ऊपर जैसा ही ना। देखिए ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसा ही ना। अगर हम इसके विपरीत और बाहर की तरफ ले लें तो भी परपेंडिकुलर है। बस ये अगर बी आई है तो वो उधर वाला क्या होगा, माइनस बी। नेगेटिव साइन ऑलवेज शोज द डायरेक्शन, नथिंग एल्स, है ना। माइनस बी आई का ये मतलब नहीं है उठा के यहाँ पे माइनस बी आई लिखते हैं। माइनस बी आई ऑलवेज शोज द डायरेक्शन होगी कि आप जो एक्चुअल बी आई लेते हैं उसका उल्टा क्या है, माइनस बी आई। परपेंडिकुलर तीनों एक दूसरे के हमेशा है। मैम ये उसको मतलब उधर ले जाएगा ना, इधर लेके जाएगी तो बेटा ये ऐसे नहीं गया है ना, ये ऐसे नहीं गया है, ये दो एक्सिस के बीच से मतलब 3 डायमेंशन में गया है तो वो रहेगा परपेंडिकुलर ही। ये और ये एंगल भी कितना है, 90 है, 45 नहीं है, क्योंकि ये इस स्लॉट के बीच से नहीं गया है, इस स्लॉट के बाहर से गया है। मतलब इन दोनों के ऐसे गया है, एक ऐसे है और दूसरा वाला इसके अंदर है। तो जब इसके ऊपर ये रहेगा तो क्या एंगल बनाएगा, 90। इसके अंदर भी रहेगा तो भी क्या बनाएगा, 90। मतलब अगर ये आपका प्लेन है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इधर से माइनस इधर से प्लस, ये कंसेप्ट है। ये 3 एक्सिस का कॉम्बिनेशन है, ये एक्स वाई जेड, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इधर की जगह z अगर हम इसके पीछे ले लें तो भी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ये चीज है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है। 2 थ्योरम इसमें और है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 4 थ्योरम का ये पूरा सेक्टर है आपका, ठीक है। लिखिए, शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, show that the necessary and sufficient condition show that the necessary and sufficient condition for a curve to be a helix is that the principal normal should be parallel. The principal normal should be parallel to a fixed plane. पैरेलल टू अ फिक्स्ड प्लेन। बहुत ध्यान से इसके स्टेटमेंट को समझिएगा। सबसे पहले हमसे बोला है कि कर्व कैसा होना चाहिए, हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब सिलेंड्रिकल हेलिक्स। जरा यहाँ देखिए, ये आपका क्या हो गया, सिलेंड्रिकल हेलिक्स, ठीक है। अब की हम कह रहे हैं टी आई पी आई बी आई। कोई दिक्कत? ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि अभी जस्ट पीछे आपने कहा था कि ए आई पी आई के परपेंडिकुलर होता है। देख लीजिए बोल करके, ए आई पी आई के परपेंडिकुलर होता है। तो डायग्राम को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमने पी आई को यहाँ बना दिया। भाई हमेशा आप एक्स वाई जेड चेंज तो करते ही थे, एक्स वाई जेड। जब 3 डायमेंशन 3rd ईयर में आपने पढ़ा होगा तो उसको कहते थे एक्स वाई जेड। क्यों? हमेशा आप कहते थे ये x है, ये y और ये क्या है, z। अभी आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो कहते थे x y z, है ना। बदला ना उसको, ठीक है, बदल गया। आगे बढ़े। अब देखिए
कह रहा है सिलेंड्रिकल हेलिक्स होगा तब जब प्रिंसिपल नॉर्मल शुड बी पैरेलल टू अ फिक्स्ड प्लेन। प्रिंसिपल नॉर्मल पी आई, ठीक, किसके पैरेलल है? ये रहा फिक्स्ड प्लेन। फिक्स्ड प्लेन के क्या है? पैरेलल। ठीक, प्लेन का हमेशा हम लोग नॉर्मल एज्यूम करते हैं। ये प्लेन का क्या है? नॉर्मल। तो प्लेन के नॉर्मल और पी आई के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है ना। प्लेन के नॉर्मल और पी आई के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री। प्लेन के नॉर्मल ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर होगा किसके? पी आई के, है ना। तो अगर हम किसी तरह से प्लेन का नॉर्मल निकाल लें तो उसका पी आई से डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई? पी आई फिक्स्ड प्लेन के पैरेलल है। पी आई फिक्स्ड प्लेन के पैरेलल है। तो फिक्स्ड प्लेन के नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा? 90। तो पी आई और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल 90। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। मान लीजिए नॉर्मल ऑफ प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन ए आई है। नॉर्मल ऑफ प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है? ए आई। तो ए आई डॉट पी आई क्या आना चाहिए? ठीक है, इतना क्लियर है? फिर देखिए, चलिए इतना लिखिए फिर बताते हैं। गिवन कर्व क्या है? हेलिक्स। ये बात समझ में आई है अभी? हाँ, पी आई फिक्स्ड प्लेन के क्या होना चाहिए? देख लीजिए, फिक्स्ड प्लेन के पैरेलल का मतलब उसी में लाइन होना चाहिए, है ना, पैरेलल। तो प्लेन के नॉर्मल के क्या होगा? परपेंडिकुलर। कितने एंगल पे होगा? अगर प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन ए आई हो तो पी आई से कितना एंगल बनाएगा? 90। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। यही सिद्ध करना है। मान लेंगे गिवन कर्व क्या है? हेलिक्स। तो ये सिद्ध करके दिखाइए। तो मैम वो जो बोल रहा है कि पी आई मतलब उस प्लेन में है, तो वो हेलिक्स के उसमें है ना? पी आई नहीं, हेलिक्स के प्लेन में नहीं है, किसी फिक्स्ड प्लेन में है। वो फिक्स्ड प्लेन ये रेक्टिफाइंग प्लेन भी हो सकता है, ऑस्कुलेटिंग भी हो सकता है, बाई नॉर्मल प्लेन भी, नॉर्मल प्लेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस फिक्स्ड प्लेन में मतलब जो भी प्लेन होगा वो कैसा होगा? फिक्स्ड, क्योंकि उसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? फिक्स। तो मैम यहाँ हेलिक्स क्या है? हेलिक्स का मतलब कर्व है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, शो दैट द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी हेलिक्स। कर्व हेलिक्स तब कहलाएगा जब प्रिंसिपल नॉर्मल किसी फिक्स्ड प्लेन के पैरेलल होगा। वो फिक्स्ड प्लेन कोई भी प्लेन हो सकता है, जरूरी नहीं कि कर्व का प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकता है, रेक्टिफाइंग, ऑस्कुलेटिंग, नॉर्मल प्लेन, ठीक है, या इसकी मदद से बनने वाला कोई भी प्लेन, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये यहाँ कहने का मतलब है। क्लियर है? अब आगे बढ़े। पहले आप क्या मान लेंगे? हेलिक्स। उससे क्या प्रूफ करेंगे? ये बस ये बात ध्यान रखिएगा कि ए आई किसी फिक्स्ड प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन है। यहाँ ए आई वो ए आई नहीं है जो आप पीछे ले रहे थे दो थ्योरम में। यहाँ ए आई किसी फिक्स्ड प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, फिक्स्ड प्लेन ये होगा, फिक्स्ड प्लेन के नॉर्मल लाइन ये होगी, तो इसी का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन हम क्या मान लेंगे? ठीक है, तब आप अपने आप ये चीज प्रूफ करने में सक्षम हैं। फिक्स्ड प्लेन ये प्लेन होगा, इस फिक्स्ड प्लेन के नॉर्मल लाइन कौन सी होगी? ये लाइन। इसी को हम लोग क्या मान लेंगे? ए आई। 3 पर्पस सॉल्व हो गए।
ए आई है। जनरेटर फिक्स होता है, इसलिए जनरेटर के परपेंडिकुलर प्लेन पे क्या होगा, प्लेन क्या हो गया। सब चीजें कैसे इंटरकनेक्ट हुई समझ में आया। सिलेंडर फिक्स होता है, सिलेंडर के ऊपर रस्सी बांध दी तो वो क्या बन गया, हेलिक्स। कब, जब ए आई डॉट टी आई क्या होगा, कांस्टेंट, जीरो नहीं कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक, फिर हमने कहा हमको एक फिक्स्ड प्लेन की खोज है। भैया फिक्स्ड प्लेन कहाँ से लेकर आए, ऑस्कुलेटिंग प्लेन को फिक्स्ड मान लेंगे तो हमको क्या पता वो फिक्स है कि नहीं है। तो हमने क्या पकड़ा, हमने कहा सिलेंडर की एक्सिस क्या होती है, फिक्स। उस एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या मान लिया, ए आई। चूंकि एक्सिस फिक्स होती है तो फिक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन पे क्या होगा, तो ये प्लेन क्या होगा, ये फिक्स होगा। अब ये ऑस्कुलेटिंग हो, रेक्टिफाइंग हो या नॉर्मल हो, उससे कोई लेना देना नहीं, बस ये प्लेन कैसा है, फिक्स्ड प्लेन है। दिस इज द फिक्स्ड प्लेन। क्यों फिक्स हो गया, क्योंकि इसका नॉर्मल क्या था, फिक्स्ड था। ये इसकी थ्योरी हो गई। थ्योरी समझ में आई। थ्योरी में हमसे केवल एक फिक्स प्लेन की बात किया, मेरा दिमाग दौड़ना शुरू हुआ, अरे भैया हम फिक्स प्लेन कहाँ से लेकर आए। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया, अरे यार जो सिलेंडर बनता था उसका जनरेटर क्या होता था, फिक्स, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन भी क्या होगा, फिक्स। तो हमने इस प्लेन को क्या मान लिया, फिक्स, और ये इस प्लेन का क्या हो गया, नॉर्मल। उसमें ए आई क्या हो गया, फिक्स, कांस्टेंट। तो हम किसी तरह से दिखा दें कि ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0। तो ये इस प्लेन में ही तो लाई कर रहा है। जब ये इस प्लेन में लाई करेगा तो ये इस प्लेन के क्या होगा, पैरेलल। पी आई इस प्लेन के क्या होगा, पैरेलल। तभी इस प्लेन के नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, 90। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। समझ में आई बात। फिक्स प्लेन में ही तो ये पी आई लाई कर रहा है, तो ये इस प्लेन के क्या हो गया, पैरेलल। इस प्लेन के पैरेलल होने का अर्थात मतलब ये हुआ कि इस प्लेन के नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, 90। ठीक है, अब बढ़े आगे, चलिए देखिए। लेट अस कंसीडर, नेसेसरी कंडीशन है वैसे ऐसी, लेट अस कंसीडर, प्रूफ बोल रहे हैं, let us consider the given curve is a helix. Let us consider the given curve is a helix. नीचे से लिखिए that is helix condition बोलिए, ai dot pi is equal to constant. Equation number 1 देखिए। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए वेयर ए आई इज द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, वेयर ए आई इज द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर along the direction of axis of helix, along the direction of axis of helix। न्यूमेरिकल आप लोगों का कंप्लीट हो गया ना, क्यों चैप्टर बचा है, अभिषेक सर का हो गया, मनमोहन सर का शायद थोड़ा क्वेश्चन बचा है। नहीं तो उन्होंने चैप्टर शुरू कर दिया था ना, हाँ, आखिरी चैप्टर शुरू हो गया है ना, जरा बहुत बचा होगा, जो बचा होगा मतलब शुरू हो गया है ना। हो गया भाई, नीचे से लिखिए। अब इसको पीछे थ्योरम में पीआई लाने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, एस के। तो क्या मिलेगा, टी डैश आई। सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से टी डैश आई की वैल्यू कप्पा पी आई, पी आई आ जाएगा। देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to s, comma we have, यहाँ देखिए a i तो कांस्टेंट हो गया भाई, t i का t डैश i इज इक्वल टू
दिस इंप्लाइज ए आई करेक्ट फॉर्मूले से कप्पा बी आई इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा को क्या कर देंगे बाहर, स्केलर क्वांटिटी है। ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू, कर्वेचर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा वरना कर्व स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए पी आई के क्या है परपेंडिकुलर। दिस इंप्लाइज दैट ए आई परपेंडिकुलर टू पी आई। दिस इंप्लाइज दैट पी आई इज परपेंडिकुलर टू ए आई। तो ए आई का प्लेन कौन सा होगा, ये प्लेन, क्योंकि ए आई फिक्स है तो ये भी क्या होगा फिक्स होगा, तो पी आई कहाँ लाई करने लग जाएगा फिक्स प्लेन में। दिस इंप्लाइज दैट पी आई देखिएगा इज पैरेलल टू द फिक्स्ड प्लेन ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स के लिए ए आई क्या था फिक्स, तो ए आई से बनने वाला प्लेन भी क्या होगा फिक्स। ए आई से बनने वाला प्लेन क्या हो गया फिक्स, कौन लाई कर रहा है पी आई, तो पी आई इस फिक्स प्लेन के क्या हो गया पैरेलल। ठीक है, समझ में आई थियरी, क्लियर है कंसेप्ट। सबसे पहले हमको फिक्स्ड प्लेन चाहिए था, हमको नहीं पता फिक्स्ड प्लेन कहां से लाएं, तो सिलेंडर की एक्सिस क्या होती है फिक्स, सिलेंडर की एक्सिस क्या होती है फिक्स, तो इससे बनने वाला प्लेन भी क्या होगा फिक्स्ड। हमने ये प्लेन ले लिया और दिखा दिया कि आई इसी में लाइन कर रहा है, इसीलिए लाइन करेगा। ये भी तो कह सकते हैं हम लोग का जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है वो भी फिक्स ही होगा, फिर इधर वाला भी फिक्स होगा जब वो फिक्स नहीं तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन अगर आप लेती तो ये क्या रहती, ये ऑस्कुलेटिंग नहीं है पहली बात, नहीं है ना, कौन सा प्लेन है ये, इसीलिए हमने यहाँ पी आई और टी आई लिखा है। अगर हम टी आई पी आई बी आई लेते तब ये क्या बनता आपका, ये आपका रेक्टिफाइंग प्लेन होता, ये आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता और ये आपका नॉर्मल प्लेन होता। डायग्राम हम ये बनाते थे बेटा, डायग्राम को समझिए, ये बनाते थे, ये क्या लेते थे ये कौन सा प्लेन था नॉर्मल प्लेन, ये कौन सा था ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नीचे वाला कौन सा था, अब वो कौन सा प्लेन है, पी आई और टी आई के कॉम्बिनेशन से, पी आई और टी आई के कॉम्बिनेशन से कौन सा प्लेन होगा, पहले क्या था रेक्टिफाइंग प्लेन, अब कौन सा बन रहा है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इसका मतलब ऑस्कुलेटिंग प्लेन कैसा प्लेन होगा फिक्स्ड प्लेन। क्यों फिक्स्ड होगा, क्योंकि ये अगर हम ये डायग्राम बनाते ना तो आप हमको फिर परेशान करती, आप हमसे कहती कि सिलेंडर तो मैम आपने ऐसे बनाया है, सिलेंडर के फिक्स प्लेन तो रेक्टिफाइंग प्लेन आ रहा है, रेक्टिफाइंग तो टी आई और बी आई से मिलकर के बन रहा है। लेकिन हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि वो जो वो वाला प्लेन है और ये वाला प्लेन वो भी फिक्स ही होगा जब उसका ये और ये, हाँ क्यों उसका नॉर्मल फिक्स कहाँ है, कोई प्लेन फिक्स कब होगा जब उसका नॉर्मल कांस्टेंट होगा। नॉर्मल कांस्टेंट होने का मतलब हर एक पॉइंट पर नॉर्मल की वैल्यू फिक्स हो जाए तब वो प्लेन फिक्स होगा, वरना ये प्लेन फिक्स नहीं है, 3D में बदल रहा है। कोई भी प्लेन फिक्स कब होता है, ये प्लेन कब फिक्स होगा जब उसका नॉर्मल हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट हो जाए। आर्बिट्रेरी पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल कांस्टेंट है, इसका मतलब इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे खींचा गया नॉर्मल कांस्टेंट होगा, प्लेन कैसा होगा फिक्स होगा। टी आई कांस्टेंट नहीं है, टी आई अगर कांस्टेंट होता तो टी डैश आई की वैल्यू 0 होती, कहाँ लिखा है टी डैश आई 0 है, लिखा है। हमने केवल किसको फिक्स माना है ए आई को, क्यों ए आई को फिक्स माना है, किसी भी सिलेंडर का जनरेटर क्या होता है इस कारण से ये फिक्स हुआ है। ना तो टी आई फिक्स है, ना तो पी आई फिक्स है, ना तो बी आई फिक्स है, इन तीनों में कोई भी चीज फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होगी तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिक्स नहीं है। एक्सेस है ना, एक्स वाई जेड एक्सेस लेते तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बदलती रहती है ना, दीज आर वेरिएबल्स, उनका काम ही है बदलना। तो ए आई टी आई पी आई बी आई ये तीनों फिक्स है, इसके साथ छेड़छाड़, तीनों वेरिएबल इसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। फिक्स कौन है, ये किस्मत की बात है कि ए आई बी आई से कोइंसाइड करेंगे, क्योंकि हमने डायग्राम ऐसा बनाया है।
अभी हम सिलेंडर ऐसे आड़ा तिरछा बनाने लगते ना तो आप तुरंत हमको टोकती, मैम पता नहीं क्या बना दी है। तो हमने सिलेंडर को उल्टा करने की अपेक्षा एक्सिस को उल्टा करना ज्यादा इजी समझा, ताकि वो आपको आपके दिमाग में शुरू से ना एक्स वाई प्लेन बसा हुआ है, जैसे ही जेड आता है आप कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। इसीलिए हम सारा काम किसमें करने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई में, भले ही हमको ये चीज रोटेट करना पड़े, क्योंकि रोटेशन में आपको समझ में आ गया रोटेट होगा तो कुछ नहीं, बस प्लेन चेंज होंगे आपके, है ना। दोनों नॉर्मल से बनने वाला प्लेन नॉर्मल प्लेन, टी आई और बी आई से बनने वाला प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन, तीसरा वाला बस प्लेन का नाम चेंज होगा, वो ज्यादा बेटर है। अब सिलेंडर ऐसे बना देंगे तो आपको परपेंडिकुलर ही नहीं दिखेगा कोई चीज, तो हम ज्योमेट्री क्या समझाएंगे। तो ज्योमेट्री कोशिश करते हैं 90% के आप लोग को एक्स वाई प्लेन में ही समझाए, ठीक है। जेड हमको समझाना तो हम कभी ये लेते ही हमेशा जेड ही लेते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री समझाने के लिए हमने केवल इसको आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज ऑफ एक्सेस ज्यादा इजी है रेदर देन इसके। अब हम सिलेंडर को घुमाने लग जाएंगे तो वो आपको दिक्कत करेगा फिर, है ना। तो इसीलिए हम तो इसको घुमाने की अपेक्षा एक्सेस को घुमाना ज्यादा बेहतर समझा। उससे बस क्या हुआ, हमारा प्लेन ही तो चेंज हुआ, चेंज होने दीजिए, क्या करना है, ठीक है। समझ में आया, बड़े आगे देखिए डायग्राम बनेगा उधर और आप चाहिए तो इस प्लेन में ऐसे से धारी खींच लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि पी आई कुछ और नहीं बल्कि इस प्लेन के क्या है, पैरेलल, ठीक है। हमको नहीं पता मैम, शायद पूछना मैम कहेंगे फिजिक्स कहाँ से लाई तुम, ये फिजिक्स में अपर्चर तो क्या बोलते हैं? अपर्चर बोला जाता अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर नहीं बोलते हैं। हम तो यही बोलते थे, पता नहीं मेरे टीचर से। करोड़ नहीं, हम गूगल पे चल के सर्च कर रहे हैं, हमको याद ही नहीं है ना, तो हम घर जाके सर्च किए थे। अरे जो यहाँ फ्री का नेट मिलेगा वो घरवा नहीं मिलता है। अरे कनेक्ट कर कहाँ, अरे यार मेरे में रहता नहीं है ना, घर मेरी बहन खुद चला के खत्म कर दी। मेरी दो सिस्टर है, किसी एक ही लोग फोन में भराता है, तो उसी में हम चले जाएंगे 3 लोग। और हम इंस्टा तो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, इंस्टा भी तो चलाएगा क्या यार, 2 मिनट तो रील्स देखो तो लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है सारा। शशि मैम कहेंगे ना कितना परेशान करती है, कितना कंफ्यूजन रहता है। लगता है सर को पेपर में अरे फर्स्ट वाला जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ पढ़ना है। अरे हम किस दिन हम पेपर देखना पड़ेगा।
आज क्या पढ़ा है? ऐसे लिखवा है कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन जो आते हैं कुछ लिखवा है ऐसे रैंडम क्वेश्चन होते हैं ये कुछ जो Z99 नाम है नौ समझ में तुम्हारा लगा नहीं नहीं क्या लगा है? नहीं मेरा वो नहीं आया टीवी देखिए लाओ दो क्या क्या था? एक हमको याद है 6 था कुछ मतलब बहुत लंबे लंबे नंबर हैं। मेरी दोस्ती खराब हो सकती है किसी और मेरे ऊपर कर दिया बताया थे हमको वाला फार्मूला नहीं होता ये फंक्शन हमको उसमें लगेगा हाँ इसको किसी को टाइप कर देंगे पढ़ते थे वो इन सब का क्या है? बहुत अच्छा लगता था लेकिन आज क्वेश्चन देख अभी भी बहुत देखिए गुस्सा आ रहा था एक है 28 को है 4 का 5 का है क्या किस चीज़ का? वो पता नहीं कौन सा भारी थी अच्छा तुम लोग को कुछ ऐसा आया था ऐसे क्वेश्चन था कि x 1 प्लस x ये डायगोनल एलिमेंट्स थे और बाकी सारे नहीं एक था कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू दिया था और डिटरमिनेंट की वैल्यू दिया था और क्या निकालना था बोला था कि फंक्शन शायद ये बता क्लोज इंटरवल 9 10 के क्या सर बाउंडेड बोला था फिर बोला था फंक्शन मिनिमम ऑफ x1 x2 ऐसे कुछ था पता नहीं मुझे क्या कर दिया था सर पूछ रहे थे कुछ डिटरमिनेंट वाला था हम क्या मैथ सब किया था एक एक हो गया वाला डिटरमिनेंट हो गया भाई डायग्राम बन गया किसका फोन आ रहा है पहले से शुरू हो जाता है आप लोगों को इधर में आर्कन्या एडी की कोई खबर है कि स्कूल कैसा चल रहा है आर्कन्या हैं पढ़ाई होती नहीं है ऐसे दरअसल हमने फिजिक्स फैकल्टी ना आर्कन्या की सीनियर फैकल्टी रखी है 9 10 11 12 के लिए बहुत सीनियर फैकल्टी है मतलब हम उससे पढ़े हुए हैं 9 10 में अपने 9 10 में कितने साल पहले लगभग 15 16 साल पहले उन्हीं का फोन आ रहा है तो उनको हमने एज अ फिजिक्स के लिए फैकल्टी के लिए अपॉइंट कर लिया उनका खुद का भी एक कोचिंग चलता है PLC फिजिक्स लर्निंग सेंटर करके तो वही जानकारी करना चाह रहे थे भाई अब मेरी साफ बात तो ये है ना जहाँ 12th छूटा स्कूल से एकदम संबंध छूट गया मेरा भी हमको खुद पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं जैसे विद्या मंदिर के टीचर्स मेरे बहुत अच्छे संपर्क हैं बहुत अच्छे लेकिन हमको पता है विद्या मंदिर के टीचर बच्चे कभी नहीं ला पाएंगे कभी नहीं उनका कल्चर नहीं है ना दरअसल वरना बहुत अच्छा संपर्क है कितने मेरे जान पहचान के वहाँ पढ़ाते हैं कितने हमको जानते हैं मेरा रेगुलर में आना जाना है प्रिंसिपल से बातचीत है लेकिन वो बच्चे नहीं लाएंगे तो हाथ तो डाल रहे हैं देखिए क्या होता है या तो डूबेंगे या उठेंगे दो ही चीज़ होती है इंसान के जीवन में तैयार है दोनों के लिए मेंटली डूबेंगे तब भी ठीक है सर बैठे हैं इन्वेस्ट करने के लिए उड़ेंगे तो हम बैठे हैं सर गिफ्ट देने के लिए खत्म चलिए लिखिए देखिए कन्वर्सली कन्वर्स पार्ट किया जाए कन्वर्स पार्ट में आप मानेंगे कि पी आई फिक्स प्लेन में लाई कर रहा है फिक्स प्लेन में लाई करने का मतलब फिक्स प्लेन के नॉर्मल के क्या होगा परपेंडिकुलर दैट मींस ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0 और इससे ऊपर वाला प्रूफ कर देंगे ऐसे ही करेंगे ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0 ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे काम खत्म इससे ये तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है इंटीग्रेट करना पड़ता है ना लिखिए conversely let us suppose that xi is equal to xis
एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई एस बी आ कर्व for which the principal normal pi is parallel to the fixed plane नीचे से लिखिए that is pi is perpendicular to the, शब्दों को ध्यान से पढ़ के लिखिएगा वरना बाद में पूछेंगे कैसे हो गया। pi is perpendicular to the normal to the fixed plane। क्यों भाई? pi is perpendicular to the normal to the fixed plane। सच में ठीक है? फिक्स्ड प्लेन के नॉर्मल के pi परपेंडिकुलर, ठीक है। नीचे से लिखिए देन ai डॉट pi इज इक्वल टू 0। देन ai डॉट pi इज इक्वल टू 0, जहां ai क्या है? फिक्स्ड प्लेन के नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है ना। लिखिए वेयर ai is the unit vector of the normal to the fixed plane, इसके बाद ये लाइन लिख सकते हैं, कप्पा का दोनों तरफ मल्टीप्लाई पढ़ते हैं क्योंकि कप्पा 0 के बराबर नहीं, ये और आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सिंस कप्पा डज नॉट इक्वल टू 0। हमेशा उसी क्वांटिटी का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं जो नॉन जीरो हो। ये आपको हम मतलब एज अ नॉलेज बता रहे हैं। हो गया? इसके बाद ये लाइन लिखिए, उसके बाद ये लाइन लिखिए। अच्छा, केमिस्ट्री की बड़ी अच्छी फैकल्टी हमको मिल रही है 9, 10, 11, 12 के लिए, वो एमजी में पढ़ाती है, एमजी इंटर कॉलेज में। फिजिक्स हो गया, वो हो गया, मैथ्स देख रहे, सोच रहे कि देखते हैं क्या करें। बच्चे रहेंगे तो वहाँ पर उसे 9, 10 पढ़वा देंगे, ऐसा नहीं है। होता क्या है, जब किसी स्कूल की या कॉलेज की फैकल्टी आती है तो वहाँ के बच्चे भी आते हैं। हो गया भाई? देखिए इसके बाद दिस इम्प्लाइज करके डी बाई डी एस ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट। हो गया? On integrating both sides, comma we get नीचे से लिखिए ai dot ti is equal to constant। फिर नीचे से लिखिए और ai dot ti is equal to constant is equal to cos अल्फा ब्रैकेट में सेम। अब जब cos अल्फा लिखा है तो अल्फा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जरा यहाँ देखिए, पीछे खोलिए, पीछे देखिए अल्फा किसके किसके बीच का एंगल था, ai और ti, ai dot ti is equal to cos अल्फा। जरा यहाँ देखिए, ये प्लस ti है तो ये माइनस ti है। ti और ai के बीच का एंगल, ठीक है रागनी, समझ में आ गया? बस हमने एक्सिस को क्या किया, घुमा दिया, रहेगा सब वही चीज। ठीक है, ai पहले ये था,
टी आई ये था, एंगल ये बनता था। अब की टी आई ये था तो माइनस टी आई ये था, एंगल ये हो गया। तो ये बना लीजिए अपने डायग्राम में, कोई व्यू कर लीजिए। नीचे से लिखिए hence the tangent, नीचे से लिखिए hence the tangent at any point of the curve, hence the tangent at any point of the curve makes a constant angle, makes a constant angle with the fixed direction, with the fixed direction of the curve, with the fixed direction of the curve, full stop. So the curve is helix, so the curve is helix. हो गया? थ्योरम समझ में आया? सबसे आखिरी सबसे टफ थ्योरम लिखिए। आज थ्योरम कराएंगे, लेट नहीं हो रहा है ना कॉलेज के लिए? बहुत बढ़िया, चलिए ये लास्ट थ्योरम कराएंगे। उसके बाद जो एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, छोटा मतलब वास्तव में छोटा ही है, वो कल बताएंगे। और फिर कल ही शुरू कर देंगे सर्कुलर हेलिक्स। ठीक है, सर्कुलर हेलिक्स में आप लोगों को सर्किल ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो अब आपके पास केवल 3 टॉपिक पढ़ना है, सर्किल ऑफ कर्वेचर, स्पेयर ऑफ कर्वेचर, इन्वोल्यूट और इन्वोल्यूट। 3 टॉपिक पढ़ते ही आपका पूरा कर्विंग स्पेस खत्म। तो पहला टॉपिक जब आपको सर्किल ऑफ कर्वेचर समझ में आएगा तो स्पेयर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल उसी की तरह है, क्योंकि एक डायमेंशन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो सर्किल ऑफ कर्वेचर आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्पेयर ऑफ कर्वेचर, इन्वोल्यूट इवोल्यूट मतलब वो बस ऐसे वाला टॉपिक है, बस हाँ समझ गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर ऐसे खत्म होगा। बेसिकली जो क्वेश्चंस उठते हैं वो आपका कप्पा टा से उठते हैं, इससे उठते हैं, और स्पेयर वाले से मतलब सर्किल ऑफ कर्वेचर से उठते हैं। उसका फॉर्मूला डिराइव करने को आता है, एस डबल डॉट वगैरह जो हमने कराया वो सब आपको मिल जाएगा पेपर में। मतलब यही मेन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आता है, ये 3-4 इसी में से आता है। 2 थ्योरम 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, तो उसको आप ढंग से पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि सेक्शन बी में ये आपके लिए बहुत बेनिफिट का काम करेगा। आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो वेक्टर बनवा के लिखवा रहे हैं उससे डरने की कोई बात नहीं है, आपको उल्लू बना रहे हैं केवल। जब आपने टेंसर के ऊपर आज तक वेक्टर नहीं बनाया तो अब कैसे बना रहे हैं? ठीक है, मोटा मोटी ऐसे समझिए, टेंसर का एक्सटेंशन, सॉरी वेक्टर का एक्सटेंशन ही क्या है, टेंसर। वेक्टर के ऊपर आप मार्क बनाएंगे, टेंसर के ऊपर कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो वो अगर बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको लिखवाया गया है वैसे ही आप लिखिएगा। यूनिवर्सिटी का कोई भी टीचर कॉपी चेक नहीं करता है, जो भी टीचर चेक करता है वो कॉलेज का चेक करता है। कॉलेज में ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, आपको नंबर मिलेगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो बहुत तीन तड़ाम करने की ज़रूरत नहीं है कि हम तो यूनिवर्सिटी का भी पढ़ेंगे, हम तो ये भी पढ़ लेंगे, आएगा तो 3 तिगड़ा बना देंगे, कोई मतलब नहीं है। जैसे पढ़ाए हैं वैसे चुपचाप पढ़ के लिखिएगा, नंबर निकाल लेगा। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में रहेंगे तो बस यही होता, नहीं है डुबकी और कुछ नहीं मिलता है। हम लोग भी पढ़ते थे तो ये नौटंकी बहुत देखे हुए हैं, अंत में टॉप हम ही किए, नंबर हम ही पाए। और हम साफ कहते हैं यूनिवर्सिटी में कभी क्लास नहीं की है, हमको समझ में नहीं आती थी, हम हमेशा कोचिंग करके ही पास किए, हमको कभी नहीं समझ में आई क्लास। ठीक है, तो जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ के इत्मीनान से चाहिए। लिखिए, द कर्वेचर कप्पा एंड टॉर्शन टा, द कर्वेचर कप्पा एंड टॉर्शन टा of the helix C, capital C, of the helix capital C are in constant ratio, are in constant ratio to the curvature kappa 1 नीचे रहेगा,
कप्पा 1 of the plane curve C1 of the plane curve C1, comma, obtained by the projection C, obtained by the projection C on the plane perpendicular to the axis of helix, on the plane perpendicular to the axis of helix are connected by the relation kappa is equal to kappa 1 sin square alpha, comma tau is equal to kappa 1 sin alpha cos alpha. हो गया? Where alpha is the angle which the curve makes with generator, पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। अब यहां से एक नई थ्योरी जनरेट हो रही है। देखिए चार चीज तो आपको दिख रही है, कप्पा 1 टा 1, मतलब कप्पा 1 टा 1 भी होगा, इसमें भले ही ना दिया गया हो, और C1 है ना। जरा यहाँ देखिए, ठीक, ये हेलिक्स है जिसका एक्सिस क्या है, ए है, ठीक। 3 एक्सिस की बात कर रहा है, 1, 2 और तीसरी ये खुद, ठीक। तीनों एक्सिस का हम नाम दे रहे हैं x1 एक्सिस, x2 एक्सिस, x3 एक्सिस, ठीक। XYZ एक्सिस मतलब मोटा मोटी ऐसे समझिए। कह रहा है कोई कर्व है इसमें, ये मान लीजिए कोई कर्व हमने ले लिया, इस कर्व का नाम है C, ठीक। कोई कर्व ले लिया, इस कर्व का क्या नाम है, C। इस कर्व के लिए कर्वेचर कप्पा है और टॉर्शन क्या है, टाउ, ठीक। ये किसी पॉइंट P पे बना है जिसका जनरल कोऑर्डिनेट है x1, x2, x3। मतलब हमने क्या किया कि सिलेंड्रिकल हेलिक्स के किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी तो जाहिर सी बात है XYZ ही होगा उसका कोऑर्डिनेट, क्यों रागी? यस मैम। आर्बिट्रेरी पॉइंट पर एक कर्व ड्रॉ कर दिया, उस कर्व का नाम है C, कर्वेचर उसके लिए कप्पा और टॉर्शन उसके लिए टाउ। ये बनने वाला एंगल हम मान ले रहे हैं अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा। फिर देखिए आर्क लेंथ इसकी S है, आर्क लेंथ कितनी है, S। अब आपसे कह रहा है, ये पॉइंट यदि A हो तो आपसे कह रहा है सिलेंडर की एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में, सिलेंडर की एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में इसका प्रोजेक्शन लिया जा रहा है। प्रोजेक्शन मतलब होता है परछाई। अगर हम खड़े हैं तो परपेंडिकुलर प्लेन में परछाई मेरी ऐसी पट दिखती है ना, तो इसकी परछाई पट दिखेगी। ये खड़ा है तो परछाई क्या हो जाएगी, पट हो जाएगी। क्यों भाई, परछाई बना है, इसकी परछाई ये A है, ये पॉइंट हम P1 मान रहे हैं। तो
कह रहा है ये कर्व हमारा C1 है, इसके लिए कर्वेचर कप्पा 1 है, टॉर्शन टाउ 1 है, इसकी आर्क लेंथ S हो तो इसकी आर्क लेंथ S1 मान रहे हैं। तो कह रहा है ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाओ। बस जहां आगे आपसे कहा था वेयर अल्फा इज द एंगल विच द कर्व मेक्स विद द जनरेटर, कर्व यदि इससे अल्फा एंगल बनाएगा तो जनरेटर इसके पैरेलल है, जनरेटर से भी कितना एंगल बनाएगा अल्फा। क्वेश्चन समझ में आया? सिलेंडर था, सिलेंडर से हमने अल्फा एंगल बनाते हुए कोई कर्व खींचा, इस कर्व का नाम दिया C, टॉर्शन टॉ, कर्वेचर का और लेंथ S, ये हमारा कर्व हो गया। कह रहा है सिलेंडर की एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन लीजिए, ये सिलेंडर की एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसमें इसका प्रोजेक्शन परछाई बनाइए। अगर हम खड़े होते तो परछाई लेटी होती है, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ये प्रोजेक्शन हो गया। इसका नाम क्या है? C1, कर्वेचर कप्पा 1, टॉर्शन टाउ 1, आर्क लेंथ S1। तो हमसे कह रहा है बस कि ये रिलेशन प्रूव कर दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब लिखिए, लेट द जनरेटर ऑफ हेलिक्स, let the generator of helix is parallel to x3 axis x3 axis 3 ऊपर लिखा है is parallel to x3 axis and the arc length of the curve C and the arc length of the curve C is measured किसी फिक्स पॉइंट से मेजर करते हैं ना, वो कर्व पे हम फिक्स पॉइंट क्या मान रहे हैं? P is measured from the point P such that A is the point of, देख लीजिए A कैसा पॉइंट है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। किसका इंटरसेक्शन? कर्व का इंटरसेक्शन। किस प्लेन से? x1 x2 प्लेन से। मतलब ये ऐसा नहीं है एक्सिस पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर कोई प्लेन ऐसा बना हुआ है तो कोई कर्व ऐसे क्रॉस करके नीचे चला गया, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या होगा? ये कर्व यहाँ नहीं रुका है, ये कर्व ऐसे है, खूब लंबा कर्व है, वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया? A पे। Such that A is the point of intersection, capital A is the point of intersection of the curve with x1 x2 plane, of the curve with x1 x2 plane. Full stop. Line change कर लीजिए। The arc length S1 of projection C1 of curve C lies in x1 x2 plane, lies in x1 x2 plane. मैम एक बार फिर से बोलिएगा। The arc length S1 of projection C1 of curve C lies in x1 x2 plane. गलत लिखती है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। x1 x2 plane वैसे लिखने से कोऑर्डिनेट बन गया है ना। lies in x1 x2 plane, xy प्लेन लिखती है ना, उसी तरह से x1 x2 प्लेन। फुल स्टॉप। लेट पी एक्स आई, ये पी एक्स आई है भाई, इसी को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है ना।
लेट पी एक्स आई में आई ऊपर, लेट पी ब्रैकेट में एक्स आई बी द करंट पॉइंट ऑन द जनरेटर, बी द करंट पॉइंट ऑफ द जनरेटर, नीचे से लिखिए, देन इन ट्रायंगल पी ए पी वन कॉमा वी है, चलिए भाई बताइए, पी ए पी वन आपको दिख रहा होगा वहां पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, पी ए पी वन दिख रहा है, जरा इसका साइन अल्फा की वैल्यू बता दीजिए भाई। ये बात तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगी कि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, जब बहुत छोटी होती है तो आर्क लेंथ लगभग स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ये कंसेप्ट सबसे पहले आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हम खुद पढ़ाने वाले थे बीएससी फर्स्ट ईयर में, हमने वहाँ पे 10 बैचों को पढ़ाया है, 10 बैच को पढ़ाने मतलब चैप्टर हमको रट गया होगा दिमाग में, कहीं ना कहीं 3 साल तक पढ़ाया है, कॉपी नहीं खोलने की जरूरत पड़ती थी, एकदम रट गया था। कर्वेचर चैप्टर में, कर्वेचर चैप्टर की दूसरी हेडलाइन ही यही थी, जब कर्वेचर आप निकालते थे उसको डिफाइन करते थे तो यही था ही कि उस जब जिस केस में ए पी का नेबरिंग पॉइंट होता है उस केस में ये दी गई आर्क लेंथ उसकी लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह शो होती है, जिस कारण से ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव करता है। आर्क लेंथ का पहला कंसेप्ट ही वहीं आया था। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में लगभग कन्वर्ट होगा तो उस केस में साइन अल्फा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा P1A और कर्ण क्या हो जाएगा PA, P1A अपॉन PA। दिस इंप्लाइज दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू P1A की वैल्यू, जरा देखिएगा, जब ये बहुत छोटा होगा तो ये भी बहुत नेग्लिजिबल होगा, उस कारण से ये लगभग स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू के बराबर होगी, तो P1A किसके बराबर होगा S1 के, समझ रहे सभी, P1A किसके बराबर होगा, जिस केस में ये पॉइंट नेबरिंग पॉइंट्स होंगे, लिमिटिंग कंडीशन में भी कर्वेचर निकलता था, लिमिटिंग कंडीशन क्या होती थी, एक पॉइंट को दूसरे पर टेंड कराना, तभी आर्क लेंथ आती थी, तभी कर्वेचर आता था। कर्वेचर की बेसिक परिभाषा है कि पॉइंट को टेंड कराएंगे मतलब नेबरिंग पॉइंट बनाएंगे, जब ये नेबरिंग पॉइंट बनेगा तो ये इसके बहुत नजदीक होगा तो ये आर्क डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई, ये स्ट्रेट लाइन होगी तो ये चीज मिलेगा ही नहीं, ये नहीं मिलेगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी लिमिटिंग कंडीशन में बराबर होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर मिलेगी S1 के अपॉन PA की वैल्यू S। दिस इंप्लाइज दैट, इससे आपको मिल गया S1 इज इक्वल टू S साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखते चलिए बात देखिएगा, एंड उसी से cos अल्फा निकालेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना होगा P1, कर्ण कितना होगा P1। दिस इंप्लाइज दैट cos अल्फा P1 की वैल्यू, जब इसका कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 है तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट x1 एक्सिस पे x1 दूरी, x2 एक्सिस पे x2 दूरी, x3 एक्सिस पे x3 दूरी चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी x3, तो मिलेगा आपको x3 अपॉन PA की वैल्यू आप ऑलरेडी लिख रखे हैं S। दिस इंप्लाइज दैट x3 इज इक्वल टू S cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे देखिए, सेंस dxi अपॉन ds इज इक्वल टू, चेंज कर रहे हैं, dxi अपॉन ds1 अपॉन ds, किसी को कोई आपत्ति, हम टोटल डिफरेंशिएशन की परिभाषा से लिखे हैं। दिस इंप्लाइज दैट dxi अपॉन ds is equal to dxi upon ds1, ds1 upon ds is equal to sin अल्फा, डिफरेंशिएट कर दिए, ये क्या मिलेगा sin
साइन अल्फा, किस इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन, क्या टाइम हो रहा है जरा देख के बताइएगा। This implies that dxi by ds is equal to sin alpha dxi upon ds1। एक रिलेशन ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इतने में कोई दिक्कत? फिर देखिए अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलवाइए इसका। क्यों निकाल रहे हैं समझ में आ ही रहा होगा क्यों। x कप्पा और टा का मतलब क्या होता है? कप्पा t डैश i, t डैश i का मतलब d2xi by ds स्क्वायर। सबसे पहले हमने आपको बताया था ti, उसकी वैल्यू बताई थी dxi by ds। फिर हमने कप्पा बताया था, कप्पा बताया था dti by ds, इसका मतलब d2xi by ds स्क्वायर। क्यों भाई? इसलिए काम कर रहे हैं, ठीक है करवाइए। d2xi by ds स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है d by ds dxi by ds। इसका मतलब होता है दिस implies that d2xi by ds square is equal to d by ds dxi by ds की वैल्यू sin अल्फा into dxi by ds1। मेरे हिसाब से sin अल्फा तो कांस्टेंट है, आप उसको क्या कर देंगे? sin अल्फा बाहर। फिर देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? ये क्या है? तो d बाई ds1 ब्रैकेट वाला टर्म ds1 बाई ds। सबके समझ में आया है? ये कट जाएगा, वापस से क्या मिलेगा? d बाई ds, ये तो बाहर, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? dxi बाई ds1। ठीक है सब में? पीछे आपका ठीक है भाई? d2xi by ds square is equal to sin अल्फा कांस्टेंट, ये देगा d2xi by ds1 का स्क्वायर, ds1 by ds की वैल्यू वापस से sin अल्फा। This implies that d2xi by ds square is equal to sin square alpha into d2xi by ds1 square। d2xi by ds square is equal to कप्पा, और इसके लिए कप्पा वो भी करके दिखाना पड़ेगा क्या हमको? चलिए This implies that, जरा देखिएगा, सिंस आपको फॉर्मूला बताया गया था कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू, वर्णिता नहीं है ये क्या? कहाँ गई? क्या होता है फॉर्मूला? x डबल डैश i का स्क्वायर, x डबल डैश i इंटू x डबल डैश i, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू x डबल डैश i का मतलब हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू d2xi बाई ds1 का स्क्वायर एक बार, फिर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू d2xi बाई ds1 का स्क्वायर, ठीक। This implies that कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पे पावर 4 अल्फा, ठीक है, साथ में आएगा d2xi अपॉन ds1 का स्क्वायर, d2xi अपॉन ds1 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पे पावर 4 अल्फा इंटू कप्पा 1 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू कप्पा 1 साइन पे स्क्वायर अल्फा, ठीक है। एक बार हमने आपको बताया था कर्वेचर कभी भी नेगेटिव टॉर्शन होता है,
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कर्वेचर में से हम प्लस माइनस साइन नहीं ले रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, अगेन फॉर द हेलिक्स कप्पा अपॉन ट क्या होगा, इज इक्वल टू tan अल्फा। जी बताया कि आपसे ये रिलेशन काम करेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, इससे हमको ट की वैल्यू चाहिए, तो ट इज इक्वल टू कप्पा अपॉन tan अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट ट इज इक्वल टू कप्पा 1 sin स्क्वायर अल्फा अपॉन tan अल्फा की जगह sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ये भी करें फिर, ट इज इक्वल टू क्या होगा, कप्पा 1 sin अल्फा इनटू cos अल्फा। मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, चारों में से कोई भी आ सकता है, हम किसी को स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, कोई भी एक थ्योरम्स में से आता है। समझ में आ गया सबका सब। तीसरा वाला थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि प्लेन परपेंडिकुलर कौन सा है, प्लेन में खींची गई लाइन हमेशा उस प्लेन के पैरेलल होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उतार लीजिए, डायग्राम वगैरह सब बना लीजिए, कुछ लिखे हैं लिख लीजिए ना, वी हैव के बाद से यहाँ से उतारने शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी कल बताएंगे, हो सकता है कल मेरी 7 से 10 क्लास चलेंगे, अगर मनमोहन सर सेकेंड ईयर पढ़ाएंगे तो। हाँ मैम, सर बोलेंगे इस हफ्ते में एक ही दिन और क्लास है। कोर्स कंप्लीट जाओ, फिर एक और लेंगे क्लास। इस वीक में बात नहीं ठीक है, अगर मनमोहन सर कभी टाइम टेबल डिस्कस नहीं किए हैं, उनको हमने बता दिया कल का, अगर वो कल सेकेंड ईयर लेंगे तो हम 3 घंटा थर्ड ईयर लेंगे, अगर वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों लेंगे कुछ घट जाएगा। मतलब कल हम शुरू कर देंगे आपका सर्कुलर हेलिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पढ़िए भाई, आप लोग केवल